बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, पिछले 48 घंटे में इतना कुछ बदल गया है कि अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया इसके टुकड़े असेंबल करने में लगे हुए हैं। 48 घंटे पहले दुनिया कुछ और थी और 48 घंटे के बाद दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। आज तमाम तर हकाइक से पर्दा उठाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे जो हकाइक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि इजरायली मिलिट्री चीफ ने पब्लिकली स्टेटमेंट दी है कि उनकी जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्स, वो कोलैप्स होने जा रही है, यानी कि बिखर चुकी है। इसके अलावा दूसरी जानिब रशिया ने इस महीने कितना ऑयल रेवेन्यू जनरेट किया है, इसने 24 अरब डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया है। और दूसरी तरफ ईरान ने बहरे हुर्मस पर टूल बूथ लगा दिए हैं। उन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए टूल बूथ लगा दिए हैं और पेमेंट हो रही है जी चाइनीज करेंसी, चाइनीज युआन में। पहले तक तो ये सिर्फ खबर थी, मगर अब ये हकीकत में हो रहा है। दूसरी जानिब डायरेक्टर एफबीआई जो हैं, उनका पर्सनल ईमेल जो अकाउंट है वो हैक कर लिया गया है। जी बिल्कुल जी, अमेरिकन एफबीआई डायरेक्टर का जी पर्सनल ईमेल अकाउंट ईरानी हैकर्स ने हैक कर लिया। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक सालिसी का किरदार निभा रहा है। वो एक सालिस है वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान में। ये बात तो तय है कि ये एक जंग नहीं है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया का वो रीराइट हो रहा है, वो दोबारा से लिखा जा रहा है। ये एक रीअलाइनमेंट है। सबसे पहले तो बड़े ही आसान अल्फाज में स्टेप बाय स्टेप आपको इतनी डिटेल समझाऊंगी कि आप लोग इस बात को कहने पर मजबूर हो जाएंगे, समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये खातून ये बात क्यों कह रही है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इजरायली जो है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इयाल ज़मीर जो हैं, उन्होंने अपने ही कैबिनेट में बैठकर एक वार्निंग दी है। उन्होंने वार्निंग दी है, बड़ी ही सख्त वार्निंग दी है, और उसके अल्फाज पता है आपको क्या थे? आईडीएफ इज गोइंग टू कोलैप्स इज ऑन इटसेल्फ, यानी कि आईडीएफ अपने ही वजन के तले दबने जा रही है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स को रेज करने जा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इयाल ज़मीर जो है, उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को बैठकर कहा है कि आर्मी जो है वो कोलैप्स होने जा रही है। ठीक है, अपने ही गवर्नमेंट को उन्होंने बैठकर के ये वार्निंग दी है। फ़लस्तीन पर तो फ़लस्तीन में बहुत जुल्म ढाए गए, गज़ा में बड़ा ही जुल्म और सितम किया गया, लेकिन अब इनकी अपनी ही आर्मी जो है वो कोलैप्स होने जा रही है और बैठ गई है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, द सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो है, वो बैठ कर लोगों को, अपनी गवर्नमेंट को ये आगाह कर रहे हैं। और अगर रिपोर्ट देखी जाए आपके सामने जो है, आईडीएफ यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आईडीएफ को इस वक्त 12,000 फौजियों की अर्जेंट शॉर्टेज है। और वो कोई मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल डिपार्टमेंट के की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त कॉम्बैट ट्रूप्स की बात कर रही हूँ। मैदान में लड़ने वाले जो फौजी हैं, मैदान में लड़ने वाले फौजी दस्ते जो हैं, उनमें 12,000 फौजियों की अर्जेंट शॉर्टेज जो है वो पड़ गई है। अब बात करेंगे गेटवे पंडित न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, एस्टिमेट सजेस्ट दैट आईडीएफ इज शॉर्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स, पर्टिकुलरली इन कॉम्बैट ट्रूप्स। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स इस वक्त मल्टीपल फ्रंट पर स्ट्रेच्ड है, बेशुमार जगहों पर लड़ रही है। इसका अब डाउनफॉल नजर आ रहा है, इसका अब गिरता हुआ जवाल देखने को नजर आ रहा है हमें, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ बॉर्डर पर जो है इस वक्त जंग चल रही है। इस वक्त फुल ऑन जो है, फुल स्केल वॉर जो है वो ईरान के साथ चल रही है। इसके अलावा गज़ा में ऑपरेशन चल रहा है, और इसके अलावा वेस्ट बैंक जो टेंशन है वहाँ पर भी जो है ना, इनकी जो आईडीएफ की आर्मी है वो कोलैप्स हो रही है। इतनी जगहों पर जो है वो फ्रंट पर जो स्ट्रेच की हुई है। तो अब इसका जो है ना नंबर अगर देखा जाए तो 12,000 जो कॉम्बैट ट्रूप्स है उसमें कमी आ गई है, और वो बुरी तरह से जो है ना शिकार है कमी का, और उनको और मजीद फौजी चाहिए हैं। अब ज़मीर ने, जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने वार्निंग दे दी है। उन्होंने वार्निंग ये दे दी है कि बिफोर लॉन्ग द आइडिया विल नॉट बी रेडी फॉर इट्स रूटीन मिशंस एंड रिजर्व सिस्टम विल नॉट होल्ड। वो कहते हैं कि इजरायली नेशनल न्यूज़ जो है, उन्होंने कोट किया है कि ज़मीर ने कह दिया है कि वी आर हैविंग डिफ़िकल्टी, रिजर्व फोर्स इज हैविंग डिफ़िकल्टी इन कैरिंग द बर्डन। इतना बर्डनाइज हो गई है इनकी जो है आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं, इसको बहुत ज़्यादा बर्डनाइज कर दिया गया है और 10 जगहों पर लड़ रही हैं। फौजी दस्ते जो हैं उन पे बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरत पड़ रही है, और लोगों को भर्ती करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है।
जी, अब इजरायली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने क्या डिमांड किया है? उन्होंने ये डिमांड किया है कि अब कॉन्स्पिरेशन लॉ जो है वो बनाया जाए। इसका मतलब है कि और भी ज़्यादा बेशुमार लोगों को फ़ौज में भर्ती किया जाए। एक बात याद रखिएगा कि इजरायली हर शहरी को 2 साल फ़ौज में लगाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ जो इयाल ज़मीर हैं, चीफ ऑफ द मिलिट्री, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने ये डिमांड किया है कि रिजर्व ड्यूटी लॉ यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं उन लोगों को वापस बुलाया जाए। तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैंडेटरी सर्विस यानी कि जो 30 माह की या 2 साल की पहले सर्विस थी उसको 36 माह की जो है ना सर्विस किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ है? प्रॉब्लम एक तरफ है इजराइल में एक ऐसी जमात है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको के हरीडी, एक ग्रुप है जिसको कि हरीडी कहा जाता है, और दे आर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस यानी कट्टरवादी यहूदी। आपने देखा होगा कि लंबे लंबे बाल और दाढ़ी और ब्लैक कलर की कैप पहने होते हैं। दे आर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस। ये वो लोग हैं जिनको के जंग में हिस्सा लेने से ये अस्तस्ना है कि अगर ये नहीं भी जंगी सरगर्मियाँ निभाते या अदा करते या जंग में हिस्सा नहीं भी लेते तो खैर है। मगर अब 1 लाख जो है ये ऑर्थोडॉक्स जूस जो हैं ये भी तरबियत ले रहे हैं इस जंग में हिस्सा लेने की। ये वहाँ पर ज़हनी तालीम ले रहे हैं और बेसिकली इस उम्र के हैं कि ये फ़ौज में भर्ती हो। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेट ने कहा है कि इसमें से अगर 5वां हिस्सा भी रिक्रूट हो जाए, मतलब 12,000 फौजी चाहिए, इसमें से अगर 5वां हिस्सा भी रिक्रूट हो जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। मगर नेतन्याहू की गवर्नमेंट इस बिल को पास नहीं कर पा रही है। उसके भी कुछ पॉलिटिकल और कुछ रिलीजियस रीजंस हैं। अब इजराइल की अपनी ही मिलिट्री लीडरशिप जो है वो ये कह रही है कि हमारी जो रिजर्व फोर्स है वो इस मिशन को नहीं कर पाएगी, इस बोझ को नहीं उठा पाएगी और सस्टेन नहीं कर पाएगी। अब दूसरी डेवलपमेंट देखते हैं जो कि सब कुछ बदल के रख देती है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट काइनेटिक स्ट्राइक के हवाले से नहीं है, ये डेवलपमेंट ट्रूप्स के हवाले से नहीं है, ये डेवलपमेंट जो है ये चेक पॉइंट के हवाले से जो कि मौजूद है लारक आइलैंड पर। अब बात यहाँ पर समझने की है। आपको पता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने डायरेक्टली कहा है यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने उनको डायरेक्टली कहा है कि ब्लॉकिंग एनिमी शिप्स इन हॉर्मोज इज तेहरान लीगल राइट एज अ कोस्टल स्टेट। आप लोग जानते हैं कि ये थ्रेट नहीं है, यहाँ पर ये समझने वाली बात है। अब ये बात जंग से बाहर निकल आई है, ईरान लीगैलिटी पर खेल रहा है। वो लीगल क्लेम कर रहा है कि ये हमारा साहिल है, जो यहां से गुजरेगा वो पैसे देगा। अब समझना ये है कि लॉयड लिस्ट जो दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड मैरीटाइम इंटेलिजेंस शिपिंग फर्म है, उसके मुताबिक पहले तो शिप्स जो है वो गुजरते थे बहरा खुर्मुज़ के बीच में से गुजर जाते थे। नॉर्मली 2 लीम शिपिंग चैनल था ये, मगर अब जो रूट उनको लेना पड़ रहा है वो है लारक आइलैंड के करीब से होता हुआ जो गुजरता है। अब ये बहस तो बजा हो सकती है कि बहरे हुर्मुज़ जो है वो इंटरनेशनल जो है वाटर है, मगर ये जो लारक आइलैंड के करीब से जो एक रूट लेकर गुजरना पड़ता है ये ईरानियन टेरिटरी वाटर में आता है, ये ईरानी पानियों में आता है। अब इसका प्रोसेस पता क्या है? इसका प्रोसेस बड़ा डिटेल है। जो भी यहाँ से गुजरता है उसको अपनी डिटेल सबमिट कराना पड़ती है अप्रूव्ड इंटरमीडिएट्स के जरिए, अप्रूव्ड इंटरमीडिएट्स के थ्रू, IRGC के थ्रू। जैसे कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कोई भी जो मुल्क है वो दरख्वास्त पाकिस्तान के जरिए भिजवाएगा कि जी हमारे शिप को यहाँ से गुजरने दें। उसके बाद डिटेल सबमिट करानी पड़ती है कि कार्गो के मालिकान कौन हैं, इसकी मंजिल क्या है, कंप्लीट क्रू लिस्ट सबमिट करानी पड़ती है, कौन कौन लोग सवार हैं, कौन कौन लोग मौजूद हैं इसके अंदर। ये तमाम तर चीज़ें जो IRGCs को रिव्यू करता है, इसकी सैंक्शन स्क्रीनिंग की जाती है, कार्गो चेक्स होता है, जियोपॉलिटिकल बेटिंग वो करती है, और अगर ये शिप अप्रूव हो जाए गुजरने के लिए तो फिर उसको शिप को एक कोड मिलता है, और अगर शिप अप्रूव नहीं होता तो शिप वहाँ से नहीं गुजरता। लॉयड लिस्ट की तमाम तर इंफॉर्मेशन के मुताबिक 13 मार्च से 25 मार्च तक अभी तक सिर्फ 26 जो है वो बहरी जहाज शिप्स वहां से गुजर चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 शिप्स ने पेमेंट की है। पेमेंट कितनी थी? $2 मिलियन। करेंसी कौन सी में की गई? चाइनीज युआन में। इसके अलावा आपको एग्जैक्ट लॉयड लिस्ट के अल्फाज आपको बताते चलें, एटलीस्ट 2 वेजल्स हैव पेड एंड द पेमेंट इज सेटल्ड इन युआन। अब ईरानियन लॉ मेकर जो हैं मोहम्मद रजा रजाई, इनकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताते हैं। वी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी एंड इट इज़ नेचुरल एंड ऑयल टैंकर्स शुड पे फी।
वो ये कहते हैं कि हम इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं और इनको इसकी फ़ी यानी कि इसकी पेमेंट, इसकी अदायगी करनी पड़ेगी। अब ये समझे कि ईरानियन पार्लियामेंट का बिल ड्राफ्ट होने जा रहा है, ईरानियन पार्लियामेंट का जो है ना वो बिल पास होने जा रहा है, बिल बनने जा रहा है। समझने की बात ये है कि ईरान ने बहर हुर्मुज़ बंद नहीं किया, उन्होंने बहर हुर्मुज़ का कंट्रोल सँभाल लिया है। अब ज़रा कनेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि ईरान जो है वो अपनी सबसे ज़्यादा ऑयल रेवेन्यू जो है वो युआन में ले रहा है। उसके अलावा बहर हुर्मुज़ पर जो चेक पॉइंट है उसमें पेमेंट जो है वो युआन में ले रहे हैं। सबसे बड़ा एनर्जी चेक पॉइंट है बहर हुर्मुज़, जहाँ पर युआन में करेंसी ऑपरेट हो रही है। ये चाइना ने बिल्ड नहीं किया, ये ईरान ने बिल्ड किया प्लान और फिर इसको एग्जीक्यूट किया गया। दूसरी तरफ अगर रशिया की बात की जाए तो 24 अरब डॉलर जो है वो अपने ऑयल रेवेन्यू से जो है ना जनरेट कर रहा है और 760 मिलियन डॉलर जो है वो डेली जो है ना उसकी रेवेन्यू आ रही है, ऑयल रेवेन्यू। जैसे कि हम सब जानते हैं गल्फ से ऑयल आ नहीं रहा है और रशिया जो है वो अपना ऑयल, पहले अपना तेल रियायत पर बेच रहा था और सैंक्शंस की वजह से, मगर अब गल्फ से तेल आ नहीं रहा और रशिया जो है वो 100 फी बैरल से जो है वो तजावज़ कर गए हैं। अगर ये जंग सितंबर तक चलती है तो रशिया को 250 अरब डॉलर रेवेन्यू एक्स्ट्रा, इतना ही पैसा यूक्रेन को एड की सूरत में मिलता है 4 सालों में। अब ज़रा समझने की बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया रशिया को कमज़ोर करने के लिए और रशिया की इकॉनमी डबल हो गई। वेस्टर्न सैंक्शंस, मगरबी पाबंदियां जो हैं रशिया ऑयल रेवेन्यू को रोकने के लिए जो है लगाई गई थी, बनाई गई थी और नतीजा क्या निकला कि अब रशियन रेवेन्यू जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। अब अमेरिका और इजराइल के जो हमले हैं उसके हवाले से बात कर लेते हैं। उसके हवाले से 900 से ज़्यादा जो टारगेट हैं वो हिट हुए हैं, ठीक है, और 200 अरब डॉलर जो है वो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आ चुकी है, ओके। लेकिन बहर हुर्मुज़ अभी भी बंद है, टैक्स उधर अभी भी कलेक्ट हो रहा है। ईरान के हवाले से अगर बात की जाए तो सुप्रीम लीडर शहीद, नेवी कमांडर शहीद, एयर डिफेंस जो है वो डैमेज हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा मिसाइल फैसिलिटी जो है वो ईरान की वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। इस सब के बावजूद इन सब के जो रिजल्ट है वो क्या है? अमेरिका ने जो रिजल्ट पता किया है, बहर हुर्मुज़ अभी भी बंद है और चेक पॉइंट अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं, टूल अभी भी कलेक्ट किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ईरानियन कैपेबिलिटीज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन द करंट ऑपरेशन, यानी कि इस ऑपरेशन में हम ईरानी सलाहियतों को ख़त्म नहीं कर सकते। अमेरिकन एनालिस्ट की अगर सुने, अमेरिकन एनालिस्ट ये बताते हैं कि 9000 टारगेट्स, 200 अरब डॉलर्स का खर्चा, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, स्ट्रेटेजिक रेजोल्यूशन 0%, यानी अमेरिका जो है एनालिस्ट के मुताबिक अमेरिका की जो डिस्ट्रक्शन बहुत की है, इसने नुकसान बहुत किया है, इसका जो स्ट्रेटेजिक फ़ायदा है वो कुछ भी नहीं हुआ। व्यूअर्स, अब इस दोनों मिशन की जो नौयत को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रंप ये कहता है कि इसका मिशन जो है ये 4 से 6 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। ट्रंप का मिशन क्या है? ट्रंप का मिशन है स्ट्राइक्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, जबकि ईरान का मिशन लीगल मिशन है। इस लीगल मिशन को कभी भी बॉम्ब नहीं किया जा सकता। ईरान का मिशन एडमिनिस्ट्रेटिव मिशन है, इंतज़ामी मिशन है, ये फिस्कल मिशन है, एक इक्तसादी मिशन है। टूल को कंट्रोल किया जा रहा है, टूल कलेक्ट किया जा रहा है, एक चेक पॉइंट कंट्रोल की जा रही है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एक इक्तसादी जो मिशन है, जबकि अमेरिकन मिशन जो है ये स्ट्राइक्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स का मिशन है। आप चेक पॉइंट को बॉम्ब नहीं कर सकते। चेक पॉइंट एक लीगल क्लेम है, एक पार्लियामेंट बिल है, उसको बॉम्ब नहीं किया जा सकता। व्यूअर्स, अब जरा डेट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करते हैं। 6 अप्रैल यानी कि ट्रंप ने 10 दिन के लिए एनर्जी स्ट्राइक इसको पॉज किया है। ट्रंप कहते हैं कि ये 10 दिन तक ईरान के जो एनर्जी सेक्टर्स हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे, उनको निशाना नहीं बनाएंगे। 6 अप्रैल को ये पॉज एक्सपायर हो जाएगा और फिर 27 अप्रैल को NPTV, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसकी रिव्यू कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है? ये एक ऐसी बॉडी बनी है जो कि मुख्तलिफ ममालिक को न्यूक्लियर हथियार जो है वो हासिल करने से रोकती है। याद रहे व्यूवर्स, इस कॉन्फ्रेंस में ईरान का न्यूक्लियर प्लान भी डिस्कस होगा। 14 से 15 मई को मिलेंगे ट्रंप शी जिनपिंग चाइना के सदर से और इस दौरान ईरान जो है वो टूल कलेक्ट करता रहेगा, लेजिस्लेशन एडवांस होगी। जब मिलेंगे चाइना के सदर से ट्रंप तो शी जिनपिंग चाइना के सदर सीना तान कर खड़े होंगे उनके सामने कि देखो, आज मैंने एक गोली भी ना चलाई, एक जहाज़ भी ना डुबोया और जंगी हथियार ना चलाए,
किसी का जानी नुकसान ना किया और ये सब किए बगैर आज फिर मैं सीना तान के तुम्हारे सामने जीता हुआ खड़ा हूँ। क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के बीच और 14 से मई की जो मुलाकात है चाइना के सदर के साथ ट्रंप की, उसके दौरान जो है रेयर अर्थ कंट्रोल को भी डिस्कस किया जाएगा। एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ईरान भी डिस्कस होगा। तो ये होंगे हालात आने वाले वक्त के। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।